दूसरे लालू जी ने जो किया मैंने उठाया, हमारी बात सही साबित हुई, लालू जी को सजा मिल गई। नमस्कार, मैं रुचि शर्मा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। अभी हम पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरयू राय जी से मिलते हैं। सर, सबरंग समाचार में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अभी सरयू राय जी चर्चा में है, जिन्होंने अपने ट्विटर पर बयान दिया है कि ये लालू यादव जी को समर्थन करेंगे, जिस लालू यादव को जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाले के सजा याफ्ता, जिसका मुद्दा इन्होंने ही उठाया था, जो कि चारा घोटाले की सज़ा काट रहे हैं। 1994 में इन्होंने ये मुद्दा उठाया था और सीबीआई जांच हुई थी। 14 से ज़्यादा अफसर जो है सज़ा काट रहे हैं। तो ये समर्थन के बारे में इनकी क्या राय है, ये क्या कहना चाहते हैं, इनसे जानेंगे। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, हम लोग झारखंड में हैं, मगर झारखंड में भी एक बिहार बसा हुआ है और उस बिहार की जड़ें झारखंड की मिट्टी में गहरी पैठ कर गई हैं। तो जो बिहार झारखंड में है उसकी रुचि तो बिहार के चुनाव में रहती है। मेरा चुनाव हुआ था, उसमें भी जो भी बिहारी मूल के लोग यहाँ हैं या बिहार के विभिन्न ज़िलों से लोग यहाँ आए थे, वो भाजपा के कार्यकर्ता भी थे, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं भी थे। कई लोगों ने समर्थन किया, लालू जी ने भी किया था, नीतीश कुमार ने भी किया था, सुदेश महतो ने भी किया था, हेमंत सोरेन ने भी किया था, इन सबों ने समर्थन किया। तो उस समय किसी ने पूछा नहीं कि एक दूसरे के विरोधी हैं मगर आपका समर्थन कर रहे हैं। तो जिन्होंने चुनाव में मेरा समर्थन किया उन पर उनका एहसान मुझ पर उधार है। तो मैंने यही कहा है कि मैं इस उधार को चुकाऊँगा। लालू जी कहीं कहेंगे कि भाई हमारा एक जगह है, यहाँ चले जाइए, या हमारा व्यक्तिगत स्टेक है, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। मैंने ये कहा था कि एक पार्टी के नाते जनता दल यू ही एक ऐसी पार्टी है जिसने पार्टी के रूप में समर्थन किया, तो पार्टी के नाते समर्थन करना होगा तो जनता दल यू का करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पार्टी के नाते समर्थन करने का कोई आधार नहीं है, मगर कोई कार्यकर्ता यहाँ आया था, उसको टिकट मिलता है, हमारे लिए आया था, वो कहेगा हमारे यहाँ जाइए, तो मैं जाऊँगा। तो इसलिए इसमें कोई किसी तरह का भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। ये एक उधार, एक एहसान चुकाने का मौका है। जिन्होंने कठिन समय में मेरा समर्थन किया उनका समर्थन मैं करूँगा, यही मैंने कहा है। दूसरे लालू जी ने जो किया मैंने उठाया, हमारी बात सही साबित हुई, लालू जी को सज़ा मिल गई, सज़ा भोग रहे हैं। मगर हमने कई मुद्दे झारखंड की सरकार के बारे में तो उठाया था। एक किताब लम्हों की खता में सारी चीज़ें साबित हो गई हैं। तो बिहार के चुनाव में मुझे मौका मिलेगा तो मैं लालू सरकार की भ्रष्टाचार और रघुवर दास जी की जो सरकार थी उसका भ्रष्टाचार, इन दोनों को आमने सामने रखूँगा कि लालू जी को तो हमने सज़ा दिला दिया, मगर दूसरे को सज़ा से कौन बचा रहा है। तो बिहार में अगर मुद्दा बनेगा या लोग मुझे बुलाएंगे तो मैं इस बात को रखूँगा कि भ्रष्टाचार है, लालू का भ्रष्टाचार गलत और कोई सरकार भाजपा की है, रघुवर दास जी की है, उसका भ्रष्टाचार सही। ये तो नहीं होना चाहिए। जो लोग रात दिन पानी पी के लालू प्रसाद जी को कोसते हैं झारखंड में, उनके लिए मैंने एक चारा दिया है कि भाई ये है, देखिए आपके सामने, ज़रा इस पर भी तो कुछ बोलिए। तो इसलिए मेरी भूमिका बिहार के चुनाव में ये रहेगी और हम तटस्थ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम भी उसी बिहार के हिस्सा हैं जो झारखंड में आज जड़ जमा कर बसा हुआ है। आपने सर 3 मुख्यमंत्रियों के बारे में मुद्दा उठाया था, तो क्या लगता है कि रघुवर सरकार को उनके किए गए भ्रष्टाचार कहिए तो क्या उनको सज़ा मिल सकती है? सज़ा तभी मिलेगी ना जब कार्रवाई होगी। हमने प्रमाण दे दिया है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने सरकार को लिखा है कि भाई पुष्ट प्रमाण है, हमको कार्रवाई का आदेश दीजिए। अब ये सरकार कब तक देती है? अगर लालू प्रसाद जी की भी सीबीआई जांच नहीं हुई होती
और जो उन्होंने घोषणा की थी जांच समिति का 96 में, वही जांच कर दी होती तो इस अंजाम पर तो नहीं पहुंचा होता मामला। इसलिए मेरा ये दृढ़ मत है कि मेरे कारण कोई जेल नहीं जाता है। जेल तो अपनी करनी के कारण जाता है, जैसा करता है उसका फल मिलता है। मैं एक निमित्त मात्र रहता हूँ, मगर अपराध अपराध है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। इसलिए लालू के भ्रष्टाचार का अलग रंग होगा, रघुवर दास के भ्रष्टाचार का अलग रंग होगा, ये मेरी नज़र से अलग नहीं होता है। और सबको इस नज़रिए पर देखना चाहिए, तभी भाजपा की राजनीति भी साफ होगी, स्वच्छ होगी। हम लोग तो भाजपा में पूरा जीवन काम किए हैं और हम इसी पर नतीजे पर थे कि हमारा कोई गलती करता है तो हम उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, उसको सजा देंगे। मगर जिसने गलती किया वही सबसे शक्तिशाली हो जाए, सब उसके इशारे पर नाचने लगें, तब लगता है ना कि अंतर आ गया है। दूसरा हमारे लिए गलत काम करे, सज़ा मिले, हमारा गलत काम करे तो नहीं मिले, ये नहीं होना चाहिए। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी का एक आक्रामक बयान आया है जीएसटी को लेकर के, तो आपको क्या लगता है सर कि ये सही है? मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा है, इस पर काफ़ी पहले एक बार मेरी बात भी उनसे हुई थी। राज्य को अपना हिस्सा मांगना चाहिए केंद्र से, मगर उतना ही हिस्सा मांगना चाहिए जो हिस्सा जायज़ हो। जीएसटी का कलेक्शन कम हुआ है, जीएसटी का कंपनसेशन देना था भारत की सरकार को कि जीएसटी लागू होने के बाद अगर आपका टैक्स कलेक्शन कम होता है, औसत जो था 2014 के पहले का, तो उतनी की भरपाई करेगी राज्य की सरकार। अब अभी के समय में तो केंद्र का भी कलेक्शन कम हुआ है, हमारा भी कम हुआ है, तो दोनों के बीच एक फार्मूला निकलना चाहिए कि केंद्र हमको कितने की भरपाई करे। अगर जितना कम हुआ है पूरी का भरपाई मांगेंगे तो केंद्र नहीं कर सकता है, संभव ही नहीं करना। मगर एक अनुपातिक रूप में पहले जितना मिलता उसका कितना प्रतिशत हमको मिलना चाहिए तो मिलना ही चाहिए, इसमें रोक नहीं लगाना चाहिए। और मैंने मुख्यमंत्री जी को पहले भी कहा था कि भारत की सरकार को भले ही टैक्स का कलेक्शन कम हो जाए, मगर कई कारणों से वो बहुत अच्छी स्थिति में है। फॉरेन एक्सचेंज का हमारा पूरा भंडार भरा हुआ है, रिजर्व बैंक के पास पैसा भरा हुआ है। प्रधानमंत्री जी 20 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ रुपया ले रहे हैं, वहाँ से देते हैं। तो हमको ये कहना चाहिए कि हमारा भी इसमें कुछ हिस्सा होना चाहिए। मैंने कहा था कि हमारा जो जीडीपी है, राज्य के जीडीपी का 10% मांगना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सही समय पर मांगते इसकी आवाज़ उठाते तो एक सही पहल होती। केवल जीएसटी का कलेक्शन कम हुआ वाली भरपाई हो जाए तो ये संभव भी नहीं है। हमको वाजिब मांगों को करना चाहिए। 2 साल तक केंद्र की सरकार को देश की अर्थव्यवस्था को ठीक रखने में कोई चिंता की बात नहीं है। अब तो गतिविधियां शुरू हो गई हैं, आर्थिक गतिविधियां, करेक्शंस आएंगे, तो इस पर व्यवहारिक रूप होना चाहिए। हम एक राज्य हैं मगर हम एक देश का हिस्सा हैं, तो हमारी मांग जितनी वाजिब है वो मांगना चाहिए। मैं उस मांग को मांगने में सरकार के साथ हूँ, मगर अतिरेक पूर्व मांग रखें तो मैं तो कहूँगा कि इस मांग को सही धरातल पर रखना चाहिए। राज्य की आर्थिक स्थिति को किस तरह सुधारा जाए सर? निजीकरण पर आपका क्या कहना है? अगर आप इस राज्य के मुख्यमंत्री होते तो आप क्या करते? देखिए, निजीकरण के हम लोग कभी समर्थक नहीं रहे। आज उदारीकरण के नाम पर निजी हाथों में बहुत सारी आर्थिक व्यवस्था जा रही है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि निजी हाथ में व्यवस्था जाती है तो सबसे अधिक शोषण उपभोक्ताओं का होता है और जो वहाँ श्रमिक बल काम करता है उसका होता है, क्योंकि वह चाहता है कि इन दोनों में कटौती करके हम अपना मुनाफा बढ़ाएं। तो निजीकरण होना चाहिए तो नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी तो आम जनता के लिए जिम्मेदार हैं। कोई मजदूर काम करता है, उसको उसकी उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। उसको एक ये भी होना चाहिए कि हमारे जीवन में अस्थायित्व है, ऐसा नहीं कि आज रख लिया और कल भगा दिया। तो एक अस्थायित्व की बात होनी चाहिए। श्रम नियमों में के आधार पर इस पर नियंत्रण होना चाहिए और कभी भी मुनाफाखोरी या एकाधिकार नहीं बढ़ते देना चाहिए। आज बहुत बड़ी देश के सामने चिंता का विषय है कि कुछ जो बड़े पूंजीपति घराने हैं उनका एकाधिकार बढ़ता जा रहा है, एक से एक नए नए क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाते जा रहे हैं। इसलिए एकाधिकार को भी रोकने की पहल होनी चाहिए, निजीकरण को नियंत्रित करना चाहिए और जो श्रम बल है और जो उपभोक्ता है उसके साथ न्याय होना चाहिए।
हाल ही में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने कहा कि राज्य में वही शिक्षक होंगे जो यहाँ के स्थानीय होंगे। 1931 के खतिहान की भी बात उन्होंने रखी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार स्थानीयता को फिर से परिभाषित कर रही है। जब स्थानीयता परिभाषित हो जाएगी तभी हम कहेंगे कि कौन है यहाँ का, कौन नौकरी ले सकता है। 1932 का खतियान, उसमें एक शर्त हो सकती है, मगर 1932 के बाद जो देश और दुनिया बढ़ी है, बिहार से अलग होने के बाद जब पुनर्गठन विधेयक आया उसमें है, हमारे संविधान में कई ऐसे अधिकार सबको दिए हैं कि देश में कहीं रह सकता है, बस सकता है, कहीं काम कर सकता है। फिर किस प्रकार से देश का नागरिक कहाँ का नागरिक हो जाए, सबके प्रावधान हैं। इन सबों को मिलाकर ही जो स्थानीय नीति बनेगी तो स्थानीय नीति संवैधानिक होगी। अपने मन से कोई बना देगा, किसी एक इशू पर बना देगा, तो वह स्थानीय नीति कोर्ट में ठहर नहीं सकेगी, टूट जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। इसलिए एडवोकेट जनरल इनके हैं, बेहतर हो उनसे सलाह लेकर, और सरकार कितना बोलना है और कितना करना है इसके बारे में एक संतुलन बना दे। जगन्नाथ जी भले आदमी हैं, सरल आदमी हैं, और वो जिस पार्टी में है उस पार्टी का एक शुरू से ही ये मांग रही है कि 32 क्या लागू करिए, अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। और जब सरकार में है तो पार्टी के ऊपर संविधान, नियम, कानून की बात को भी ध्यान में लाना पड़ेगा। और अपना उनका जो समर्थक वर्ग है, उस समर्थक वर्ग को कहने के लिए वो अपनी बातों को रख रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। इसलिए जगन्नाथ जी ने जो बातें रखी हैं उस पर विचार होना चाहिए, और केवल एक ही बात के आधार पर स्थानीयता परिभाषित नहीं होती है। तो ये थे सरयू राय जी। सबरंग समाचार के लिए मैं रुचि सर।